हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं BHDLA 137 जो कि हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, ये आपका सब्जेक्ट है, जो कि इसका एग्ज़ाम 31 मार्च 2022 को होने वाला है। तो मेरे पास भी ये कमेंट आया था कि सर BHDLA का भी आप बना दीजिए, और मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ सेम वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप जा कर के अभी जो मैंने इसके पीछे वाले सब्जेक्ट का जो वीडियोस बनाया था BPSC 133 और BANS 184 का, ये जितने सब्जेक्ट्स का मैंने जो वीडियोस बनाया था पीछे, उन सब सब्जेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और आप जा कर के क्वेश्चन पेपर से मैच करा करके आप देख सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था क्या वाकई वो क्वेश्चंस आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए, ये हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल जो कि हिंदी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में जानेंगे। ये आपका कोर्स कोड है BHDLA 137 और ये आपका कोर्स टाइटल है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप लोग यार कंजूसी बहुत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, सिर्फ देख लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं और चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मुझे फीडबैक दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, हाँ जो मैं दे रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है और अच्छे से वो लिख भी रहे हैं। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ सेम वही क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, और सेम कितने क्वेश्चंस तो उसमें से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। और ये मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम इसमें लूँगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 2 ब्लॉक्स है। ठीक है, एक तो ब्लॉक 1 है जिसमें हम लोग को 6 यूनिट्स पढ़ना है, और एक ब्लॉक 2 है उसमें भी हमको 6 यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है, उसमें भी हमें 6 यूनिट्स ही पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे देखिए ये है आपका ब्लॉक 2, जिसमें हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 यूनिट इसमें भी पढ़ेंगे, और 6 यूनिट इसमें भी पढ़ेंगे ब्लॉक 1 में। ठीक है, बहुत ही आसान, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चंस होगा, उन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो थोड़ी सी मुझे हिम्मत मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे, तो अगर आपको इस पर यकीन है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके रिलेटेड से मैं जो ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसमें खुद से जो मेरा आंसर होता है असाइनमेंट का, वो वाली मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा। फिर से जो जून में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी तैयारी मैं इस पर भी कराऊँगा। ठीक है, और इन सब से जुड़ने के लिए अगर आप टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी वो फ़िलहाल नया बना है, इसलिए उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं संप्रेषण के मूल तत्व। ठीक है, यानी कम्युनिकेशंस जो होता है उसके जो मूल तत्व क्या क्या होते हैं, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, जैसे कि संप्रेषण की विविध रूप जानेंगे, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संप्रेषण का अर्थ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 6 पे दिया गया है। कह रहा है कि संप्रेषण का अर्थ ये होता है, यानी कि जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, वो पहली बार रोता है, तो समाज के साथ उसका जो पहला संप्रेषण होता है, ठीक है, उसके बाद में आजीवन संप्रेषण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। पहले ध्वनि, फिर उसके बाद में शब्द उसके ज़बान से निकलते हैं, फिर उसके बाद में उसकी भावना निकलते हैं, फिर उसके माध्यम निकलते हैं। इन्हीं सब को हम लोग आम भाषा में इसे हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेशंस से जुड़ा जा सकता है, आपके अंदर कौन कौन से टैलेंटेड भरे हुए हैं, इन सब के बारे में इसमें ज़िक्र किया जाता है।
और जो संप्रेषण होता है, यह संप्रेषण एक संवाद है, ठीक है। संप्रेषण जो होता है वो एक संवाद है, और यानी कि वो एक संपर्क बनाने का एक तरीका होता है, एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने का वो प्रयास किया जाता है उसमें, जैसे कि बोल करके भी, या सुन करके, या उसे पढ़कर, या चित्र बनाकर, या दिखला करके, टेलीविज़न के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, या फिर से लेटर्स के ज़रिए हम कम्युनिकेशंस क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लोग उन तक पहुंच पाते हैं और अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट कर पाते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण जो होता है वो एक दूसरे को तक अपनी बात पहुंचाने को ही संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है, ठीक है। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी जा सकती हैं, हर एक इंसान अपने तरीके से अपना अलग अलग परिभाषा दे सकता है, ठीक है। तो जैसे कि इसकी संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होते रहता है। कहने का मतलब ये होता है कि संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है ना, एक जरिया भी है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है, यानी कि जो लिखता है वो उसके पास पहुंचाता है जिसके पास वो लिखता है, ठीक है। अब जो संप्रेषण, यहाँ तक तो हो गया संप्रेषण का ये अर्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के जो विविध रूप होते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने समस्त क्रियाओं कलापों द्वारा कुछ न कुछ संप्रेषित ही करता है। उसकी आंगिक अभिव्यक्ति जैसे कि बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, किसी न किसी रूप से अलग अलग ढंग से वो संप्रेषण ही है, ठीक है। तो संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से हैं? पहला है कि मौखिक संप्रेषण, ठीक है। मौखिक संप्रेषण में होता क्या है, इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ज़्यादातर संप्रेषण बोल करके ही किया जाता है। मौखिक आप जानते हैं कि बोलना, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ठीक है। तो मौखिक मतलब क्या होता है कि बोल करके संप्रेषण के ज़रिए अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है। भाषा इसका मूल आधार होता है और माध्यम होता है। जैसे सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू होता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। यानी कि जब आदमी सुबह उठता है उस वक्त से लेकर के सोने के पहले तक ये बोलने की प्रक्रिया जारी रखता है, ठीक है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोच समझ कर बोलो, ठीक है। आप भी सुने होंगे बहुत सारे जगह, ये अक्सर जो हमसे जो एजेड लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि सोच समझ कर कोई बात बोलो, ठीक है। ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाए, यानी कि खुश हो जाए। कबीर का यह पद तो आपने सुना ही होगा। कौन सा पद है जी? तो जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ठीक है। ऐसी वाणी का प्रयोग जिसमें हम दूसरे प्रसन्न हो, जिसमें दूसरे प्रसन्न खुश हो और अपना मन भी प्रसन्न रहे, जीवन की सफलता का रहस्य है, ठीक है। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। पहला, शब्द और वाक्यों का चुनाव, ठीक है। दूसरी, आवाज़, और तीसरा जो है स्वर, ठीक है। पहला क्या है? शब्द, और उसके वाक्य का चुनाव। दूसरा है आवाज़, और तीसरा आपका स्वर। ये 3 चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शब्दों और वाक्यों का चुनाव, जैसे कि आप जो कुछ कहते हैं उसमें आपने शब्दों का चुनाव कैसे किया, या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया, ठीक है, इसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक डॉक्टर कहता है कि क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई? मरीज़ कहता है अभी कैसे ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये शब्दों का एक चुनाव होता है, ठीक है। प्रश्न का जवाब प्रश्न में देकर मरीज ने डॉक्टर के प्रश्न का जवाब तो नहीं ही दिया, उसने डॉक्टर को नाराज़ भी कर दिया, ठीक है। नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, जैसे डॉक्टर कहता है क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मरीज़ भी कहता है कि अभी कैसे ख़त्म हो सकती है, ठीक है, ये भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क्स दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि अभी 4 गोलियां बची हुई है, उसके कहने का मतलब है। अगर वह जवाब देता जी नहीं, अभी 4 गोलियां बची हुई है, ऐसे बोलने से संप्रेषण पूरा होता, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका पूरा हो जाता और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता। अतः शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका आंसर दें, न कि उस क्वेश्चन को रिपीट करें, ठीक है।
अगला है आवाज़। आवाज़ जैसे कि हम बात करते हैं, आप अपनी बात नर्म आवाज़ में कहते हैं या ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो जिसके पास हम भेजते हैं अपनी उस पे भी पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलते हैं बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज़ होगा। यानी कि आप गुस्से में बोलेंगे तो सुनने वाला क्या होगा, नाराज़ होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है, क्या बोलता है जी, तो ज़रा गौर से यहाँ पे देखिए, कहता है कि मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, ज़रा बदल दो। दुकानदार क्या कहेगा, इसका पैसा लगेगा। ग्राहक फिर कहता है कि अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। दुकानदार कहता है तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ, वरना चलते बनो यहाँ से, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वो ग्राहक कभी उस दुकान में दोबारा आएगा? नहीं आ सकता है, जाहिर सी बात नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो ऐसी आवाज़ में बात करता है कि जो ग्राहक है उससे वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर हम ही जाते हैं या आप ही जाते हो किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, अगर वो आपसे इस तरीके से गुस्से में बात करे तो क्या आप दोबारा उस दुकान पे जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। इसलिए आवाज़ को नरम करके बोलना चाहिए, ठीक है। तीसरा है स्वर। स्वर, जो आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उसे नाराज़ कहें, ठीक है, उससे नाराज़ है। इसके अलावा आप जो कुछ बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलते, साफ सुथरा नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, इतना ऊंचा भी ना बोलिए कि संदेश का संप्रेषण गलत ढंग से हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ तो हम लोग जान गए क्या क्या, तो संप्रेषण का अर्थ समझ गए और संप्रेषण का विविध रूप में सबसे पहला पॉइंट था मौखिक संप्रेषण, ठीक है। और मौखिक संप्रेषण में 3 चीज़ का बहुत ज़रूरी है, पहला शब्द, दूसरा आवाज़, तीसरा स्वर, ठीक है। और देखिए संप्रेषण के विविध रूप में दूसरा पॉइंट है कि आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण क्या होता है, तो मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, बल्कि उसके सारे अंग जैसे कि हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देते हैं, मदद देते हैं। यह गैर शाब्दिक आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत जो थी वो आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में जाते हैं, किसी भी आदमी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वह आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। यानी कि जैसे अगर आप कोई आदमी अगर किसी अधिकारी के पास जाता है तो अगर वो ऐसा वेशभूषा बनाया हुआ है कि जैसे दिखने में लगे कि ये गरीब तबके का इंसान है या लाचार है, मजबूर है, तो वो आदमी जानता है कि अरे चलो भाई ये तो गरीब है, मजबूर है, लाचार है, इस तरीके से वो खुद से ही आप ऑटोमेटिक बनाने लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, और इसका भी काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी भी अधिकारी की टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी जुझलाकर कह न दे कि जनाब ज़रा सीधे खड़े रहिए, ठीक है। इस तरीके से भी होता है, ठीक है। जैसे कि अभी कॉलेजों में क्या होता है, जब बच्चे का जब टाइम नहीं रहता है तो कितने बच्चे इस तरीके से जाते हैं, पूरा धक्का धुक्की करके एकदम सीधे चले जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। उसकी मूल प्रति दिखाइए। मूल प्रति निकालने से पहले आपने कंधे उचकाए, मुंह बनाया, मानो आप कह रहे हो कि बड़े आए मूल प्रति देखने वाले हो गए हैं यार, ऐसी कोई बात हो बताइए। अब आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होता है। मेन चीज़ होता है आइज़ जो होता है, आई कांटेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। किसके अंदर में, तो आंगिक संप्रेषण में, ठीक है। अगर आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होता है। जब कोई प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो कहते हैं कि उसकी आंखें हंस रही थी। आपने लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, ठीक है। अपनी आंखों के जरिए आप न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जाहिर करते हैं, बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित भी कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया किसका, तो संप्रेषण के विविध रूप का। तीसरा पॉइंट है
यहाँ पे लिखित संप्रेषण। ठीक है, लिखित संप्रेषण में क्या होता है कि एक दूसरे को लिख करके संप्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप बोल करके और देख कर तो संप्रेषण करते ही हैं, लेकिन लिख करके भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, आप पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, नॉवेल, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लिख करके एक दूसरे को समझा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसके ज़रिए मैं समझा रहा हूँ आपको तो ये लिखित संप्रेषण हो गया। ठीक है, अगर मैं अपने जैसे कि आई कांटेक्ट, अगर मैं फेस टू फेस आ करके आपको समझाऊँ तो ये आपका आंगिक संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर मौखिक, जो मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे आवाज़ जो निकल रही है ये आपका मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, और जो मैं ये इस तरीके से हाथ कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, फिर मैं आपके सामने फेस टू फेस हो रहा हूँ और उससे समझा रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंगिक संप्रेषण। और ये लिखित संप्रेषण जो कि ये लिखा गया है। ठीक है, ये लिख करके भी एक दूसरे जगह पहुँचा सकते हैं। अब देखिए लिखित संप्रेषण में जो इसकी होती है, लिखित संप्रेषण में 5 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 5 शब्दों का बहुत इम्पोर्टेंट इसका ध्यान रखना पड़ता है। पहला क्या है, तो क्या, दूसरा है क्यों, तीसरा है कौन, चौथा है कब और पांचवा है कैसे। ठीक है, इन पांचों को बारे में हम लोग जानेंगे कि ये आखिर कहता क्या है। ठीक है, पहली बात क्या, यानी कि लिखते समय सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या संदेश दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आपका संदेश का उद्देश्य क्या है। जैसे पत्र है या रिपोर्ट है या टिप्पण है या लेख है या कहानी है या नॉवेल है या फिर से शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, लिखने से पहले यह तय कर लीजिए कि आपको क्या लिखना क्या है। ठीक है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप चुन लीजिए, ये क्या में आ गया। ठीक है, दूसरा है आप लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, यानी कि विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए कि आप क्यों लिख रहे हैं, यानी कि किस पक्ष में इसको शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सूचित कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं या पुष्टिकरण कर रहे हैं या समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा है कि कौन, यानी कि यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो किसके पास लिख रहे हैं, यानी किसके पास इसको आपको भेजना है। ठीक है, ये कौन में आएगा, यानी कि यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट हो जाता है, यानी साफ हो जाता है कि हाँ भाई मैं ये अपने ब्रदर के पास लिख रहा हूँ या अपने सिस्टर के पास लिख रहा हूँ, फादर के पास लिख रहा हूँ, मदर के पास लिख रहा हूँ, टीचर के पास लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल के पास लिख रहा हूँ, किसके पास मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका स्पष्ट हो जाता है। और चौथा है कब। ठीक है, चौथा है कब, यानी कि आप अपने लेखन में दिन और तारीख ज़रूर डालिए। अगर आप तो कितने पिछले क्लास से भी लिखते आ रहे हैं, लेटर में उसको डेट भी दिया जाता है और तारीख भी दी जाती है, तो आप ये कब, यानी कि कब लिख रहे हैं ये उसमें ज़रूर आपको डालना है। खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त में इस विधि का अवश्य उपयोग होता है, यानी कब का, यानी कि डेट और उसके बाद में जो दिन होता है ये। अब बात है पांचवी की कैसे। ठीक है, आपके लेखन का सारा दामोदर इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं, यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी कि आसान लफ्ज़ों में तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। जैसे कि आप माँ के पास पत्र लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो इसमें अगर माँ के लिए लिख रहे हैं तो उसमें कुछ अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी अधिकारी के पास लिखते हैं तो उसके लिए कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये है आपका लिखित संप्रेषण के जो 5 बातों का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, क्वेश्चंस में इस तरह पूछ सकता है कि लिखित संप्रेषण में क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे का से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए, एक होता है संचार माध्यम। ठीक है, एक होता है संचार माध्यम, यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पे थे अभी, यानी कि संप्रेषण के विविध रूप में इसके कितने विविध रूप हैं, तो एक यहाँ पे मौखिक संप्रेषण, दूसरा मौखिक संप्रेषण में 3, ठीक है वो वाला, और उसके बाद में दूसरा है आंगिक, तीसरा है लिखित
अब चौथा है संचार, यानी कि संचार जो माध्यम होता है ये संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिर से होर्डिंग, बिल, पैम्पलेट, इंटरनेट, फिर से कहीं कहीं आप देखे होंगे बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं किसी किसी कंपनी के। जैसे रोड के किनारे से जाते हैं तो जैसे ग्रीन कलर का बोर्ड लगा रहता है, येलो कलर का बोर्ड लगा रहता है। ये भी एक क्या होता है, ये संप्रेषण ही होता है, यानी कि संचार किया जाता है ना। उसके बाद में जैसे कि आप अपनी क्या बोलते हैं, इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोटो के ज़रिए, फिर से बिल के ज़रिए, है ना, इस तरीके से आप संप्रेषण कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, दृश्य माध्यम संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। इसके अलावा सड़क के किनारे आप लगे लगे बड़ी बड़ी कंपनियों को होर्डिंग, समाचार पत्रों पर छपे विज्ञापन, खतरे संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीविज़न यातायात संकेत। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आपको ये, जैसे आप जा रहे हैं, ये एक रोड है, तो अगर आपको इधर मुड़ना है तो यहाँ पे एक एरो लगा दिया जाता है इस तरीके से, क्या आपको इधर जाना है, ठीक है, दिल्ली इधर जाना है, मुंबई इधर जाना है, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो ये इसको यातायात संकेत कहते हैं। टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के कई रूप हैं, जिन पर विस्तार से हम अगली जो नेक्स्ट यूनिट आने वाला है उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, ये डिटेल्स में पूरा मैं समझा दिया हूँ। और दूसरी बात है संप्रेषण का प्रयोजन। अब अगला टॉपिक है संप्रेषण का प्रयोजन। अब संप्रेषण का प्रयोजन कितना है जी, तो देखिए संप्रेषण का प्रयोजन 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पे है 5 और एक ये 6। संप्रेषण का प्रयोजन 6 है। संप्रेषण का प्रयोजन 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला है क्या कि व्यक्तिगत। अब पहले ये समझते हैं संप्रेषण का प्रयोजन होता क्या है। संप्रेषण के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस प्रश्न पे विचार करना ज़रूरी है, हो जाता है कि संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो हम जानते हैं सभी लोग, वह अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसके पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो, फिर भी वो बिना संप्रेषण के वो अकेला नहीं रह सकता। वह संप्रेषण के ज़रिए ही समाज से जुड़ता है। अब देखिए, पहला है कि व्यक्तिगत ज़रूरत। पहला क्या है, व्यक्तिगत, यह अपने आप में स्पष्ट है। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए भी संप्रेषण करते हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी न होने पर उसकी मांग करते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत ज़रूरत होगी। दूसरा व्यक्तिगत संबंध, यानी कि जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा लोग अपनी आँख, हाथ, शब्द और भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हाथ मिला कर कहता है, कोई गला मिल कर के संप्रेषण करता है, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन करता है, फिर से उसे जान पहचान बढ़ाता है। तीसरा है सूचना, ठीक है। सूचना कहते हैं ये हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू होता है, जब वह पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ठीक है, यह क्या है। तो सूचना संग्रह की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। जन संचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से पहुंचना संभव हो जाता है, ठीक है। अगला है आपस में बातचीत। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण संपन्न होता है। अब जैसे कि गप संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोगों को गप मारने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आप ये ऑलरेडी जानते हैं। इसके ज़रिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि वो इंसान किस प्रकार का है, कैसा है, ठीक है। बहुत लोग देखते हैं जहाँ पे गप मारा जाता है वहाँ पे कुछ कितने लोग होते हैं जो कि वो नाराज़ हो जाते हैं, कितने लोग तो लड़ाई झगड़े करने पे उतर जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है कि आगरा। विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र के विज्ञापनों को याद कीजिए कि शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट एंड साबुन, डिटर्जेंट, पाउडर इत्यादि के विज्ञापन में किस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि इन सब चीज़ों की इतनी मार्केट में वैल्यू हो गई है, और ये सिर्फ किस चीज़ से है,
तो ये विज्ञापन से हुआ है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कोई भी क्या बोलते हैं, टीवी पे चैनल उलट करके देख लीजिए, उस पे तो फेयर एंड लवली का, तो शैम्पू का, टूथपेस्ट का, डिटर्जेंट का, साबुन का, 2 मिनट में कपड़ा साफ करे तो 2 मिनट में वाइट को टाइट बना दे, इस तरीके से करके बहुत सारे विज्ञापन दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि लोग आकर्षित होकर उसको देखते हैं और कहते हैं कि देखो ये कितना अच्छा ये काम कर रहा है। ठीक है, हालांकि दरअसल में वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि विज्ञापन में दिखाया जाता है। विज्ञापन में दिखलाने का मतलब होता है कि लोगों को मोटिवेट करना, उसके तरफ मतवज्जे करना, उसको अपने तरफ आकर्षित करना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। और अगला है कि मनोरंजन, यह भी मनुष्य की ज़रूरत है, जैसे कि हंसना, हंसाना, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, और यह सब मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल भी है। मनोरंजन के लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग तो डांस क्लब में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, ये सब मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं, कुछ लोग जैसे कि लाफिंग नॉवेल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनोरंजन के लिए लोग करते हैं। अब तो लोग कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेट भी मनोरंजन के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। इस तरीके से आप समझ गए क्या, आपने क्या समझा कि संप्रेषण का प्रयोजन। ठीक है, ये बहुत डिटेल्स में मैंने आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है। अब संप्रेषण की प्रक्रिया होती क्या है कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि क्या कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे संप्रेषण क्या है, एक प्रक्रिया है, और प्रेषक से प्राप्त करता है। प्रेषक किसे कहते हैं कि जो आदमी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तो जो बोलता है या बोल कर या लिख करके या दृश्य दिखा करके जो उसको भेजता है दूसरे के पास, जो भेजता है वो होता है प्रेषक, और जो उसे प्राप्त करता है, जिसके पास वो भेजता है, वो कहलाता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, अब संप्रेषण कहते हैं, इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला है प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। ठीक है, प्रेषक जो लिखता है, जो भेजता है, और दूसरा जो संदेश है, जो चीज़ भेजना है। ठीक है, और तीसरा प्राप्तकर्ता, जिसके पास भेजना है। ठीक है, पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। जैसे कि आप अपने भाई को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, या आप किसी भी चीज़ को, किसी भी के पास एक पत्र लिखते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप प्रेषक कहलाएंगे। ठीक है, प्रेषक। ठीक है, अब आप पत्र में कुछ लिखते हैं, यह संदेश हुआ, इसको क्या कहते हैं, ये संदेश हुआ। यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है। ठीक है, तो आपके भाई क्या हो गए, वो प्राप्तकर्ता हो गए। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना करके समझाएगा, जैसे कि स्रोत, सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, जैसे निर्णय क्षमता। ठीक है, एक माध्यम होता है जिसको संदेश होता है। अब सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता जो उसको प्राप्त होता है, ये स्रोत, इनके श्रोता भी उसे कहते हैं, जिसको प्रेषक कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता करता है। उसके बाद से ये क्या करता है, संदेश लिखता है। ठीक है, ये एक माध्यम होता है, उसका ये प्राप्त कर लेता है। आगे बात समझ में, यानी कि ये आप हो गए, और ये संदेश हो गया, और ये आपका प्राप्तकर्ता हो गया। आगे बात समझ। अब देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व जो होते हैं वो प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। 9 तत्व। ठीक है, पहला तत्व कौन सा होता है, तो देखिए, पहला स्रोत, दूसरा है वक्तृत्व क्षमता, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम, पांचवा है प्राप्तकर्ता, छठा है संदेश प्राप्ति, सातवां है प्रतिक्रिया, आठवां है संदर्भ, और 9वां है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, पहला क्या है, स्रोत। किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। ठीक है, यानी कि यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो आप हो या आपके घर वाले हो या कोई भी व्यक्ति, यानी समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर क्या बोलते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा का ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। जैसे कि मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। ठीक है, जो कि स्रोत होता है वो मौखिक में अगर उसको लिया जाए तो उसे वक्ता कहते हैं, बोलने वाला। ठीक है, दूसरा है वक्तृत्व क्षमता, विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वो अपने विचारों को अस्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके, यानी कि साफ सुथरा लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में, आसान सरल भाषा में वो उसे प्रकट कर सके और श्रोता उसे संदेश को समझ सके। ठीक है,
तीसरा होता है संदेश। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। जो वक्ता के जो विचार होते हैं उसके जो अर्थपूर्ण व्यक्ति जो उसको संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, ठीक है, भाषा का एक व्याकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया कि राम ने श्याम को मारा, ठीक है, और श्याम ने राम को मारा। अब देखिए इसका अर्थ क्या बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, यानी कि व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा भी होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए हमें भाषा का व्याकरण और मुहावरे और संस्कृति को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम अच्छे तरीके से व्याकरण अपनी मजबूत नहीं कर पाते हैं, मुहावरे अच्छे तरीके से नहीं मजबूत कर पाते हैं और उसके संस्कृति जो होते हैं वो अगर हम अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं तो हम समझिए कि हम अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और कोई काम हम आगे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी स्टेज पे भी चले जाते हैं या कहीं पे भी चले जाते हैं, अगर हमारे अंदर जो व्याकरण नहीं है, व्याकरण का नॉलेज नहीं है, मुहावरे का नॉलेज नहीं है, संस्कृति का नॉलेज नहीं है, तो हमें वहाँ पे चाहे आप पीएचडी करके बैठे हो फिर भी आपको वहाँ पे शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। अगली बात यह है कि वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए और समझे जाते हैं, ठीक है। परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक ही नहीं, गैर मौखिक, गैर शाब्दिक और या आंगिक भी होते हैं। मनुष्य अपने हाव भाव जैसे कि शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज़ के उतार चढ़ाव, गति, सुपरिवर्तन से भी काफ़ी कुछ कहा जाता है, अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अगला है कि माध्यम। अब संदेश किसी माध्यम से प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है, ठीक है। हवा क्या होता है, वो माध्यम होता है। मौखिक, जैसे मौखिक आप आवाज़ जो निकालते हैं वो किसके ज़रिए उस आदमी के पास पहुंचता है, तो हवा के ज़रिए। किसके ज़रिए, तो हवा के ज़रिए उस आदमी के पास पहुंचता है, ठीक है। तो मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है और वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यमों से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंचता है। अब तो रेडियो तरंगों, सैटेलाइट ईटीसी के माध्यम से संदेश को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है, ठीक है। जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है प्राप्तकर्ता, ठीक है। क्या है, अब देखिए वक्ता या स्रोत के जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण में जो श्रोता होता है वही प्राप्तकर्ता भी होता है। जो संदेश ग्रहण करता है, यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया हो उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन ले और उन पर उस संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए कि हम अगर किसी दोस्त का हंसी में मजाक उड़ा रहे हैं और वह हमारी बात सुन ले, जिस तक हम अपना संदेश नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो उस तक संदेश पहुंच गया और इससे दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। आप ये तो आजकल 90% ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि संदेश प्राप्ति। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों को ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों ने इसे डिकोडिंग कहा। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। सर्वोत्तम स्थिति में वो होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है, अर्थात श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है। जैसे टेलीफोन पर अगर बातचीत करते समय ध्यान दीजिए, जब आप वक्ता होते हैं तो दूसरे छोर पर टेलीफोन सुन रहा व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभा रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम संदेश प्राप्ति के बारे में जान सकते हैं। अगला है प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद का आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है, ठीक है। बड़ी मशहूर कहावत आप सुने होंगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। संप्रेषण का यह पूर्ण संप्रेषण भी यही बात लागू होती है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं, ठीक है। आमने सामने के संप्रेषण में जैसे कि कक्षा में पढ़ाते शिक्षक और क्या बोलते हैं वायाख्यान सुनते विद्यार्थियों के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका संदर्भ, ठीक
ठीक है। प्रतिक्रिया शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी हो सकती है। कभी प्रतिक्रिया मौखिक हो सकती है, कभी श्रोता की आंखों या शारीरिक प्रतिक्रिया से भी पता चल सकता है ना। अगला है कि संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है, ठीक है। यह संदर्भ शारीरिक हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकता और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के जैसे हम बात करते हैं कि आप दीवार में एक कील ठोक रहे हो, ठीक है। ये एक उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक दीवार पे कील ठोक रहे हो और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए और वहाँ कोई न हो, तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकता है, ठीक है। परंतु यदि वहाँ आपकी माँ या पिता मौजूद हो तो शायद अपशब्द आपके मुंह से निकले सके, ठीक है। और आप कह बैठे ओ माँ या बाबूजी, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। इस समय आप केवल अपने आप से ही बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने माता पिता को भी संदेश पहुंचा रहे होते हैं। इसी प्रकार मित्र से बात करते समय, सहकर्मी से बात करते समय, शहर में अपने पड़ोसी से बात करते समय, इस तरीके से हर एक चीज़, ठीक है। अगला नेक्स्ट लास्ट है और ये जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई है वे आधारभूत तत्व हैं, ठीक है। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और व्याख्यायित करने पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इन सब का आंसर आप देख सकते हैं। संप्रेषण की 3 परियोजनाओं के नाम जो पीछे में एकदम डिटेल्स में समझाया। संप्रेषण के 5 तत्वों के नाम ये भी डिटेल्स में समझा दिया। संप्रेषण की प्रतिक्रिया का क्या क्या महत्व है इस 5 पंक्तियों में लिखे, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला है सफल संप्रेषण, ठीक है। अब ये सफल संप्रेषण एक टॉपिक है। ये कई बार ऐसा होता है कि जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते हैं कि आप एक दूसरे से कह सकें। कई बार हम कहते हैं कुछ और है, कुछ है और सुनने वाला समझ कुछ और लेता है। कई बार इसका मजाक भी बन जाता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। इसमें लिखा हुआ है, ये मेरी घटना नहीं है। जैसे कि बिजली गुल थी और मोमबत्ती जल रही थी। परिवार के सारे सदस्य गपशप कर रहे थे, तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि फूंक दो। मैंने समझा कि मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़ा का जाला है, ठीक है। मैंने मुँह उठाकर फूंक दिया। सारे लोग हंस पड़े क्योंकि बहन मोमबत्ती फूकने के लिए कह रही थी, लेकिन मोमबत्ती मेरे पीछे खिड़की पर जल रही थी, ठीक है। अतः मैं अपनी बहन की बात समझ न पाया, ठीक है। संप्रेषण पूरा नहीं हो पाया। इसी प्रकार आप अपने जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं घटती होंगी जिसमें संप्रेषण का पूरा नहीं हो पाता है और वक्ता कुछ कहना और चाहता है, लेकिन श्रोता जो है कुछ और समझ बैठता है, ठीक है। गलत शब्द का प्रयोग करने से दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव और पैदा हो जाता है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। संप्रेषण संपर्क का काम करता है। जब ये संपर्क टूटता है तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है, ठीक, अधूरा रह जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर संप्रेषण पूरा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। यहाँ हम सफल संप्रेषण की बात कर रहे हैं कि वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुँचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, तो संप्रेषण सफल माना जाता है, वरना ये संप्रेषण सफल नहीं होता है। अगला है कि सफल संप्रेषण के अवरोध। हम यह पहले भी पीछे हम वक्ता बात कर चुके हैं कि वक्ता से श्रोता तक या लेखक से पाठक तक जब संदेश सही रूप में नहीं पहुंच पाता है तो संप्रेषण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, टूट जाता है। इस असफलता के कई कारण हो सकते हैं, पर उनमें कुछ देखिए महत्वपूर्ण, जैसे गलत संदेश देना किसी को, ठीक है। संदेश के सही ढंग से प्रेषित न करना और उसे ठीक ढंग से समझ न पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध है, ये कमी है। आप अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों से गुजर चुके होंगे जब या तो आप अपनी बात ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाए या संदेश को ठीक से समझ नहीं पाए। ऊपर मोमबत्ती वाली जिस घटना की जिक्र ऊपर किया गया था उसका सबसे बड़ा कारण था कि संदेश अस्पष्ट था, यानी कि साफ सुथरा नहीं था। वो समझ नहीं पाया, वो जो बोला भी वो भी अच्छे तरीके से नहीं बोला और जिससे बोला वो भी अच्छे तरीके से उसको समझ नहीं पाया, ठीक है। अगर
इस तरीके से कहा जाता है कि पीछे जल रही मोमबत्ती को बुझा दें तो श्रोता संदेश को ठीक से समझता और पीछे मुड़ता और मोमबत्ती को बुझा देता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं गलत शब्दों का चुनाव। ये कुछ भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, एक भी गलत शब्द आपके संप्रेषण को बाधित कर सकती है। ठीक है, आपको इससे नुकसान भी हो सकता है, आपके संबंधों में दरार आ सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, आपकी स्थिति हास्यास्पद भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगला है कि सुनना और समझना। देखिए क्या होता है कि जो श्रोता होता है वक्ता की बात ध्यान से नहीं सुनता है, या पुस्तक पढ़ते वक्त मन कहीं और लगा होता है। ठीक है, वक्ता की बात श्रोता सुनकर भी सुन नहीं रहा होता है, और पाठक पुस्तक की पंक्तियों से गुजरता तो ज़रूर है, पर वह उस तक संप्रेषित नहीं हो पाती है। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप थोड़ी देर बाद पूछ बैठते हैं क्या कहा। ठीक है, कारण क्या है कि आपने उस श्रोता की बात को अच्छे तरीके से नहीं सुना, आपका ध्यान उसके तरफ नहीं था, इसलिए आप उसे नहीं समझ पाए, इसलिए आपने फिर कहा क्या मैंने नहीं सुना। ठीक है, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि सामने वाले की बात आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप सामने वाले जो बात बोल रहा है उसको आप क्यों नहीं समझ पाए। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा में जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहा होता है, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और रहता है, और वह अध्यापक के मुख से निकला एक भी शब्द पकड़ नहीं पाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आप किसी दफ्तर में जाते हैं, उस अधिकारी के पास जाते हैं जिससे आपको काम है, आप पूछते हैं अंदर आ सकता हूं, अधिकारी किसी काम में व्यस्त है, आपकी बात सुन नहीं पाता, आप खड़े रहते हैं, थोड़ी देर बाद उसकी निगाह आपकी ओर उठती है, वह पूछता है हाँ बोलो क्या काम है ना, इस तरीके से क्या काम है, आप इस संदेश को मैं अंदर आ सकता हूँ, उसने सुना ही नहीं। अतः यदि श्रोता संदेश को ठीक से सुनता नहीं तो भी संप्रेषण बाधित हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फ़ोन पर बातचीत करते समय करते हुए आपने कई बार महसूस किया होगा कि उधर से बोलने वाले की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। टेलीफोन पर जब भी बात करने वाले बार बार हेलो हेलो बोलते रहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या एक संप्रेषण पूरा नहीं हो पा रहा है, संप्रेषण टूट जा रहा है, बाधित हो जा रहा है। टेलीफोन से आवाज़ धीमी आना, टेलीफोन लाइन में शोर या खड़खड़ाहट कुछ भी कारण हो सकता है, परंतु मूल बात यह है कि वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला है भाव भंगिमा। ठीक है, भाव भंगिमा जो कि ये लास्ट है। ठीक है, भाव भंगिमा संप्रेषण का एक माध्यम भी है और बाधा भी है। ठीक है, मुस्कुराते हुए किसी का स्वागत करना, क्रोध से किसी की ओर देखना, किसी को देखकर मुंह बिचकाना, व्यंग से हंसना, कंधे उचकाना आदि कई ऐसी भाव भंगिमाएं जिनसे व्यक्ति विशेष अपनी भावना दूसरे व्यक्ति या समूह तक संप्रेषित करता है। परंतु इस प्रकार के संप्रेषण से सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपके द्वारा संप्रेषित भाव का गलत अर्थ न लगा लिया जाए। इस कारण संप्रेषण में हाव भाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, भाषा यहाँ मौन होती है, इस प्रकार संप्रेषण में हम स्थानीय विभिन्नता भी होती है। आगे मैं समझ में। अब देखिए लास्ट पॉइंट है बोलने का ढंग, उसके बाद में ये आपका यूनिट समाप्त। ठीक है, बोलने का ढंग, आपके बोलने के ढंग से भी संप्रेषित प्रभावित होता है। ठीक है, संप्रेषित प्रभावित होता है। यदि आप सही बात भी ऊंची आवाज़ में या चिल्लाकर बोलते हैं तो आपके संदेश के गलत संप्रेषण की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी की आवाज़ भारी या कर्कश हो तो भी संप्रेषण बाधित हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें, भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है आपके लिए। सफल संप्रेषण के लिए यह ज़रूरी है कि वक्ता और श्रोता की भाषा एक हो या वे एक दूसरे की भाषा जानते हो। यदि कोई हिंदी भाषा इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेज़ी न आती हो तो उसके लिए संप्रेषण एक दुस्साध्य कार्य हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने इस यूनिट को जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया, शायद ही कोई यूट्यूबर इस तरीके से डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ से संप्रेषण के मूल तत्वों के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल्स के साथ मैंने आपको जानकारी दी। तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझने की कोशिश करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप सुन लेंगे मेरी बातों को, तो आप अच्छे तरीके से आपके जहन में ये
सब आंसर आपके जहन में बैठ जाएगा और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियोस को वहाँ पहुँचाइए जहाँ पे स्टडी मटेरियल नहीं है जिनके पास, और जो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और किसी कारणवश, तो उनके पास ये पहुँचा दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और एक बात, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होता है थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और आगे वीडियोस बनाने का दिल करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।